Hello, beautiful people. Welcome back to my channel and welcome back to another part of Way of Couple fan fiction. लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। विंग अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पर गया हुआ था और इसी बारे में सोच रहा था। तभी विंग को खबर मिली कि कोल्ड पॉन्ड में कोई वाटर घोस्ट है। विंग सोचने लगा कि वाटर घोस्ट तो अक्सर युनमक में हुआ करते हैं, क्लाउड रिसेस में वाटर घोस्ट कैसे हो सकता है। उसे ये भी खबर मिली थी कि वो जो भी वाटर घोस्ट था वो जानलेवा नहीं था। उसने किसी भी इंसान को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया था। विंग बस उस वाटर घोस्ट को पकड़ना चाहता था। इंक्वायरी के थ्रू उससे पूछना चाहता था कि वो कहाँ से आया है, क्या वो युनमक से आया है, और वो उससे बातें करेगा तो उसकी युनमक की कुछ यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। ऐसा सोचकर वो कोल्ड पॉन्ड में अंदर चला जाता है। जैसे ही वो पानी में कदम रखता है विंग को रियलाइज होता है कि वो पानी सच में काफ़ी गहरा था। अब वो उस तरफ जाता है जहाँ से पानी की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि वाटर घोस्ट वहीं हो सकता था। पानी के काफ़ी बॉटम में जाने के बाद वो देखता है कि अंदर जाकर पानी नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे आइस क्रिस्टल्स थे जो उसकी तरफ आ रहे थे। विंग बुरी तरह ठंड से कपकपाने लगता है और तभी वहाँ व्हाइट कपड़ों में खड़े हुए उसे एक आदमी नजर आता है। वो और कोई नहीं वांगजी ही था। जैसे ही उन दोनों की आंखें मिलती हैं विंग अपनी नजरें हटा लेता है और सोचने लगता है ये लिटिल स्टबन कब से मुझे फॉलो कर रहा है। वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो उससे काफी सारी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाया। विंग समझ गया था कि रात को उसके रिफ्यूजल की वजह से वांगजी को काफी तकलीफ हुई होगी। वो दोनों एक दूसरे के आसपास ही खड़े थे। उनसे कुछ दूरी पर वही वाटर घोस्ट था। पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थीं। वांगजी को देखने के बाद वियिंग को लगने लगा कि जो भी कुछ रात को उसने किया था वो बहुत चाइल्डिश था। उन दोनों की शादी से पहले एक महीने जब वो क्लाउड रेसेस में रहा था तो वो जानता था कि ये लिटिल स्टबन नियमों का बहुत पक्का है। वो नियमों के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करेगा, जिस वजह से दोनों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती थीं। शादी वाले दिन भी वांगजी ने जब वियिंग का हाथ मांगा तो उसने तुरंत अपना हाथ दे दिया और शादी कर ली। वियिंग को शादी के लिए फोर्स नहीं किया गया था, तो जब वो पहले से जानता था कि वांगजी उसूलों का इतना पक्का है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी के बाद एक महीने तक जब से वियिंग उसके साथ रहा है दोनों को ही आए दिन पनिशमेंट्स मिली हैं, लेकिन वांगजी फिर भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। अगर वियिंग को वांगजी से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो शादी वाले दिन उसे भाग जाना चाहिए था और उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो अब वो इतनी रिडिकुलस हरकतें क्यों कर रहा है। वियिंग को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो हमेशा से एक आज़ाद पंछी रहा है, केयर फ्री रहा है, फिर उसे इस लिटिल स्टबन से कैसे प्यार हो गया। वियिंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगजी उससे कहता है, वियिंग यहाँ रहने से खतरा हो सकता है, तुम्हें किनारे पर चले जाना चाहिए। वियिंग उसके नजदीक जाकर कहता है, नहीं लंचा, यहीं पर सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो वांगजी कहता है, क्या मतलब। इससे पहले कि वियिंग कुछ कहता पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। वो वाटर घोस्ट उनके नजदीक आ गया था। वियिंग बचपन से युनमग में पानी में रहता आया है तो उसे उस वाटर घोस्ट के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था। वो उसे कैप्चर करना चाहता था। वो उस वाटर घोस्ट के साथ बिजी हो गया था। कुछ समय बाद वो देखता है कि वांगजी वहाँ नहीं था। विंग सोचने लगता है लंजा को पानी में खेलने का ज्यादा आइडिया नहीं होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वांगजी की तलाश में विंग पानी के अंदर बहुत गहराई तक चला जाता है। तभी उसे वांगजी की शैडो नजर आती है। वो तुरंत वांगजी के पास जाता है और उसे पानी के किनारे पर ले आता है। वांगजी अपने मुंह से काफी सारा पानी निकालता है। वो तुरंत विंग को गले लगा लेता है और उससे कहता है, विंग तुम्हें कोई इंजरीज तो नहीं हुई ना, तुम ठीक हो ना। वियिंग को हर जगह टच कर लेने के बाद जब उसे ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि वियिंग बिल्कुल ठीक है, वांगजी उसे कस के हग करते हुए वहीं लेट जाता है। वो वांगजी था जो पानी में ऑलमोस्ट डूब ही गया था, लेकिन फिर भी उसे वियिंग की चिंता हो रही थी। वियिंग को यह देखकर अपने हार्ट में बहुत पेन फील होता है। बचपन से सिर्फ एक यानली ही थी जो उसकी परवाह किया करती थी और उसे इस तरह हक किया करती थी। पहली बार किसी और ने उसकी इतनी परवाह की थी। वियिंग ने वांगजी को बहुत कस के पकड़ लिया था, जैसे कि वो उसका बॉडी हीटर हो। वांगजी कुछ समय बाद उससे पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है वियिंग। तो वियिंग उससे कहता है, नहीं लंजा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरी पूरी बॉडी पर मैं तुम्हारा टच मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। ऐसा कहकर वो वांगजी को पॉन्ड के किनारे पर पुश करता है। दोनों की बॉडी ही घास से कवर हो चुकी थी। वियिंग उससे कहता है, लंचा, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। तुमने मुझे बाहर से तो वार्म कर दिया है, लेकिन मुझे अंदर से अभी भी ठंड लगी है। तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। विंग अपनी बेल्ट को खोल देता है, अपने रोप्स को एकदम लूज छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो वांगजी के भी कपड़े उतारने लगता है। विंग उसके कान में कहता है, लंजा, यहाँ कोई नहीं है, क्या हम प्लीज इंटीमेट हो सकते हैं। वांगजी वियिंग के रोजी लिप्स को ही देखे जा रहा था और उसने वियिंग को उसके कपड़े उतारने दिया।
वांग जी ग्रास लैंड पर सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरपैंट्स में था। वो पूरी तरीके से नेकेड था। विंग उसके पास जाकर कहता है, लंजा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। हम दोनों जितना एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, हमें अपने आप ही वार्म फील होगा। विंग वांग जी के ऊपर आकर उसे लिप्स पर किस करता है, अपनी बेल्ट खोलता है और जो उसने रोप पहना हुआ था धीरे धीरे उसे अपने शोल्डर्स से नीचे गिरा देता है। उसकी स्मूथ चेस्ट वांग जी को विजिबल हो रही थी। विंग वांग जी के साथ अपने चीक्स रब करते हुए कहता है, सेकंड मास्टरलैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप मुझे ऑर्डर तो दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, या फिर आप मेरे साथ क्या गेम खेलना चाहेंगे। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। वांग जी अपनी गहरी आवाज में विंग का नोटी हाथ रोकते हुए उससे कहता है, विंग, यहाँ नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया था, इसलिए विंग अपने हाथों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था। अब विंग उसे लिप्स पर फिर से किस करते हुए कहता है, क्यों लंजा, क्यों सेफ नहीं है, यहाँ कोई नहीं आएगा। वो उसकी नेक पर किस करता है, चेस्ट पर किस करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें नहीं अच्छा लगता जब मैं तुम्हें इस तरह ट्रीट करता हूँ? अगर तुम कहोगे कि तुम्हें मेरा ये सब करना पसंद नहीं, तो मैं अभी की अभी रुक जाऊंगा। वांग जी को बुली किया जा रहा था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। विंग वांग जी की बॉडी पर हर जगह किस कर रहा था। इससे पहले कि विंग और आगे बढ़ता, वांग जी विंग के शोल्डर्स पर एक टाइट स्लैप करता है और उसे अपने ऊपर से हटा देता है। विंग को वो टाइट स्लैप बहुत जोर से फील हुआ था। विंग के शोल्डर्स पर एक रेड निशान भी बन गया था। विंग गुस्से में वांग जी का नाम लेता है। वांग जी को तुरंत गिल्टी फील होता है। वो विंग के शोल्डर्स को चेक करते हुए कहता है, सॉरी विंग, तुम्हें लगा तो नहीं? वांग जी अपने घुटनों पर आकर वियिंग के शोल्डर्स की इंजरीज को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वियिंग गुस्से में आकर अपने दांत पीसते हुए वांग जी को जोर से धक्का दे देता है। वांग जी ग्राउंड पर गिर जाता है। इतना उसे ग्राउंड पर गिरने से पेन फील नहीं हो रहा था जितना उसे अपने दिल में पेन फील हो रहा था। वो फिर वियिंग से कहता है, मुझे माफ कर दो वियिंग, जल्दबाजी में मैंने तुम्हें टाइटली पुश कर दिया, पर तुम्हें समझना होगा हम यहाँ नहीं कर सकते। अब हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हुईंग जिससे क्लैन रूल्स वायलेट होते हैं। अगर हमारे अंकल को पता चल गया तो? वांग जी का इस तरह उसे कोल्डली रिजेक्ट कर देने के बाद धक्का देने की वजह से वुयिंग की सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। वो सारी ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त कर जाता है और फिर भी वांग जी से पूछता है, लंजा, यहाँ कोई भी नहीं है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग की क्लाउड रिसेस है, यहाँ के रूल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे हम मैरिड ही क्यों ना हो। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो रूल्स के खिलाफ है, चाहे हम उसे कितना भी क्यों ना चाहें। वहीं गुस्से कहता है, मुझे लगा था कि मेरा इस तरह ट्रीट करना तुम्हें अच्छा लगता है लंजा। वांग जी अपना सिर झुका लेता है और उसे मना कर देता है। वुयिंग को ये देखकर अचानक से बहुत शौक लगता है। वुयिंग एकदम साइलेंट रह गया था। इस बीच वांग जी उसके वाउंड्स को चेक करता है। वुयिंग को ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी थी, लेकिन स्किन पूरी रेड हो गई थी। वांग जी धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मारता है जिससे उसे आराम मिले। अब वांग जी वुयिंग के बालों से घास हटाने लगता है और उसके बालों को साफ करता है। वुयिंग कुछ सोच रहा था, जिसे कंफर्म करने के लिए वो वांग जी को अचानक से किस कर लेता है। वांग जी एकदम शॉक्ड रह गया था। अब वुयिंग फिर वांग जी के शोल्डर्स को कस के पकड़ लेता है और फिर से उसे किस करने लगता है। हर बार वांग जी उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। वुयिंग जो सोच रहा था, जिस बात का उसे डर था, अब वो बात उसे कंफर्म लग रही थी। वुयिंग सारी पुरानी बातें याद करने लगा, जब जब भी वो वांग जी को टीज किया करता था। वांग जी हर बार पहले उसे अवॉइड ही किया करता था। ऐसा सोचकर वुयिंग वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए उससे कहता है, लंजा, मुझे सच सच जवाब देना, तुम मेरे साथ इसलिए सोए थे क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, या इसलिए सोए थे क्योंकि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं? वांग जी के माथे पर अचानक से टेंस लाइंस आ गई थी और वो वेइंग से पूछता है, अचानक ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो वेइंग? वेइंग फिर उससे पूछता है, मेरा जवाब दो लंचा। वांग जी उससे कहता है, वेइंग, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो नेचुरली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेइंग उससे पूछता है, अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते तो? वांग जी उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वेइंग उससे कहता है, लंचा, अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ सोते? वांग जी उससे कहता है, वेइंग, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते। वेइंग फिर उससे कहता है, लंजा, मेरे क्वेश्चन को अवॉइड मत करो, तुम्हें बस आंसर देना है, अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते तो क्या फिर भी तुम मेरे साथ सोते? वांग जी उससे कहता है, वेइंग, अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता। फिर मुझे कोई हक नहीं था तुम्हें पाने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें लेकर अपने दिमाग में इम्प्रॉपर थॉट्स रखने का। ये सुनते ही वेइंग के एक्सप्रेशन टोटली ब्लैंक हो गए थे।
वो सोचने लगा ये लिटिल स्टबन एक ऐसा इंसान है जो अपने सीनियर्स को कभी भी डिसओबे नहीं कर सकता, क्लान रूल्स को कभी वॉयलेट नहीं कर सकता। फिर वो मेरे जैसे इंसान के साथ कैसे शादी कर सकता है जो उसका पूरी तरीके से अपोजिट है। फिर वेइंग को याद आता है उस भविष्यवाणी के बारे में जो लैन एल्डर ने की थी। उस फॉर्चून टेलिंग से मजबूर होकर ही लैन एल्डर्स ने वेइंग को चुना था, जबकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कहीं इसी वजह से वांगजी ने भी तो उससे शादी नहीं की है। वांगजी लैन एल्डर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, उस फॉर्चून टेलिंग के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। शायद इसीलिए उसने वेइंग से शादी की है। शायद उस फॉर्चून टेलिंग में मेरी जगह किसी और का नाम होता तो शायद वांगजी उससे भी ऐसे ही शादी कर लेता। वांगजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसका डेस्टिन्ड पर्सन कौन है, उसे बस अपनी लैन एल्डर्स की आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए उसने ये शादी की है। इस थॉट के साथ वेइंग आखिरकार वांगजी से पूछ ही लेता है, लंजा तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा था। वांगजी को समझ नहीं आता कि वेइंग इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। वो वेइंग से कहता है क्योंकि तुम मेरे डेस्टिन्ड पर्सन हो, मेरी डेस्टिनी में तुम ही हो वेइंग। ये सुनते ही वेइंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उसे स्लैप मारा हो। वो वांगजी से तुरंत अपना हाथ हटाता है, अपने कपड़ों को समेटता है और वहां से जल्दी में जाने लगता है। वांगजी कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वेइंग उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है। जिंगशी जाते वक्त वेइंग सोचने लगा कि उसने जो भी कुछ सोचा वो सब गलत था। उसे लगता था कि वांगजी भी उसे उसी तरह चाहने लगा है जिस तरह वो उसे चाहता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। वांगजी ने सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्चून टेलिंग की वजह से उससे शादी की है। लैन एल्डर्स को डिसओबे नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने उससे शादी की है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वेइंग जिंगशी में जाकर अपने सारे कपड़ों को एक बैग में रखने लगता है। टेबल पर उसके बनाए हुए कुछ गैजेट्स रखे हुए थे जिन्हें भी वो उठाकर अपने बैग में डाल देता है। वेइंग एक हाथ में अपना बैग लेकर दूसरे हाथ में सुबियान को लेकर जिंगशी छोड़कर वहां से जाने ही वाला था कि तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वेइंग उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ता। वेइंग गुस्से में उससे कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। वांगजी अब उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम नहीं जा सकते। वेइंग उससे कहता है क्यों नहीं जा सकता, मुझे पता है कि अभी भी मैं एक लैन फैमिली का मेंबर हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि मैं क्लाउड रेसेस को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपने घर की याद आ रही है, मैं युनमक वापस जाना चाहता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। वेइंग की टोन देखकर और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वांगजी उससे कहता है फिर भी तुम नहीं जा सकते वेइंग। अब वेइंग उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। एक सेकंड के लिए वांगजी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वेइंग ये सब क्यों कह रहा है। वांगजी ने वेइंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया और उससे कहने लगा तुम नहीं जाओगे। वांगजी वेइंग से बहुत स्ट्रांग था। वेइंग कितना भी कोशिश कर रहा था पर वो वांगजी से अलग नहीं हो पा रहा था। वांगजी उससे कहता है वेइंग हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, इस जन्म में तो क्या हर जन्म में तुम मेरे साथ ही रहोगे, सिर्फ मेरे साथ। वेइंग फाइनली खुद को उससे अलग कर पाता है। वांगजी अपना हाथ फिर से उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे पहले वेइंग कह देता है ठीक है फिर हम डाइवोर्स ले रहे हैं। वांगजी का वो हाथ जो वेइंग की तरफ बढ़ रहा था बीच में ही एकदम फ्रीज हो जाता है। वेइंग उससे कहता है कुछ भी हो लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। फ्यूचर में सेकंड मास्टरलैंड को मेरा हस्बैंड बनने का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं तुम्हारी आईसी और क्लीन बॉडी को गंदा भी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी कल्टीवेशन मेरी वजह से हर्ट होगी। वांगजी उससे कहता है वेइंग तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। वेइंग उससे कहता है तुम्हें खुद को मुझे पसंद करने के लिए फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं तुम मेरे साथ समय बिताते हो। वांगजी उससे कहता है वेइंग हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का प्यार ह्यूमन और हेवन के बीच के रिलेशनशिप जैसा होता है, मैंने कभी खुद को फोर्स नहीं किया। लेकिन वेइंग जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उससे कहता है मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिलेशन। वांगजी उससे कहता है वेइंग मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कल रात को तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अभी कुछ समय पहले वैसी जगह पर तुम मेरे साथ। वेइंग उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता तो रहने दो, तुम बस ये जेंटलमैन ही बने रहो। मैं ही हूँ जो हमेशा तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी कर देता हूँ, पर अब मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं, मैं थक चुका हूँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ और वैसे भी तुम्हारी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती। लास्ट सेंटेंस सुनने के बाद वांगजी वेइंग की तरफ देखता है जिसकी आईज बहुत रेड थीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी लंबे समय से वेइंग अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस छुपाए बैठा था। अब उसके सारे इमोशंस, उसकी वीकनेस बाहर आ रही हैं।
लेकिन वांग जी ने वेइंग का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। वेइंग उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। वांग जी उससे फिर कहता है, तुम नहीं जा सकते। वेइंग अब उससे कहता है, तुम ये सब उस फॉर्चून टेलिंग की वजह से कह रहे हो ना। चिंता मत करो सेकंड मास्टरलैंड। फॉर्चून टेलिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि हमारी युनमक जैंग क्लैन नष्ट हो सकती है, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो पहले हमारी क्लैन पर होगी। तुम्हारी लैंड क्लैन बहुत पावरफुल है, तुम्हारी क्लैन को कुछ नहीं होगा। वांग जी उसकी नज़दीक जाकर कहता है, वेइंग हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। वेइंग उससे कहता है, लंजा बार बार एक ही लाइन रिपीट करने से क्या हो जाएगा। मैं तुमसे इतना सब कुछ कह चुका हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। वांग जी ने फिर भी जब उसका हाथ नहीं छोड़ा, वेइंग ने सुबियान को नीचे रख दिया। वो अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, वो वांग जी से नहीं लड़ना चाहता था। वो वापस जिंगशी में अंदर आ गया, पर उसने वांग जी से कोई बात नहीं की थी। रात के समय वेइंग पास वाले रूम में जाकर अपनी सारे सामान को लेकर काउच पर सो गया। वांग जी उसे ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आया, लेकिन वेइंग ने उस ब्लैंकेट को भी नीचे फेंक दिया। वेइंग जब सो गया तो वांग जी ने उसे ब्लैंकेट उड़ाया और पूरी रात भर वहीं बैठकर वेइंग को गार्ड करने लगा, जैसे उसे डर था कि कहीं अगर वांग जी वहां से उठकर चला गया तो वेइंग उसे छोड़कर चला जाएगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। जिसका डर था वही हुआ। वेइंग और वांग जी के बीच लड़ाई हो गई है। अब ये लड़ाई वांग जी खुद ही सॉर्ट कर सकता है। वेइंग की फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ है। वांग जी को एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस तो करना चाहिए। लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।